सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रेमचंद की कहानियाँ। तो उससे पहले हम प्रेमचंद की भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियाँ उनका जो अवदान है उसके बारे में जानेंगे। परिचय। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है तथा इनमें उन्होंने विविध विषयों की अपनी रचना का केंद्र बनाया है, जिसमें प्रायः स्वाधीनता से संबंधित इनकी कहानियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी इन्हीं कहानियों के आधार पर उनके पुत्र अमृत राय ने उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रतिबद्ध सिपाही की संज्ञा कलम का सिपाही नामक उनकी जीवनी में दी है। प्रेमचंद ने अपनी स्वाधीनता से संबंधित इन प्रमुख कहानियों में स्वतंत्रता आंदोलन के मार्मिक चित्रण के साथ ही स्वाधीनता का एक व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए इसे अन्य राष्ट्रवादियों से नितांत अलग रूप में जाना व समझा है। स्वाधीनता का आशय क्या है? स्वाधीनता प्राप्ति केवल प्रेमचंद के लेखन का उद्देश्य कर उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बनकर उभरा था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने साहित्य के अधिकांश भाग में स्वाधीनता आंदोलन के आंतरिक तथा बाह्य पक्षों की अत्यधिक सूक्ष्म जांच पड़ताल की थी। अतः स्वाधीनता का संदर्भ प्रेमचंद के लेखन का वह मूल तत्व है जिसके कारण वे प्रारंभ से ही पूर्ण स्वराज के पक्ष धर रहे थे और उनकी इस स्वराज की अवधारणा की पृष्ठभूमि में प्रायः देश के शोषित, वंचित तथा पीड़ित लोगों की वाणी मुखर होती थी। अतः प्रेमचंद की स्वाधीनता संबंधी जिन रचनाओं से जो मुख्य तथ्य उजागर होते हैं, उनके आधार पर प्रेमचंद ने स्वाधीनता को निम्नलिखित आशयों के रूप में ग्रहण किया था। उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद के लेखन में स्वाधीनता का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण आशय अंग्रेजों की गुलामी से भारत की मुक्ति कराना था तथा वे किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त दिखाना चाहते थे, क्योंकि वे यह मानते थे कि गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप है। किसानों की स्वाधीनता का दूसरा आशय प्रेमचंद ने किसानों की मुक्ति के संदर्भ के रूप में लिया था, जो कि स्वाधीनता के दोहरे अर्थ को उजागर करता है, क्योंकि प्रेमचंद जहां एक और यह चाहते थे कि भारत अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति प्राप्त करे, तो दूसरी ओर स्वाधीन भारत के किसानों को भी वे जमींदारों की गुलामी से मुक्त देखना चाहते थे। सामंतवाद से व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति। प्रेमचंद ने स्वाधीनता का तीसरा प्रमुख आशय सामंतवाद के व्यापक प्रभाव से भारतीय समाज की मुक्ति के संदर्भ में लिया, क्योंकि प्रेमचंद इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि सामंती व्यवस्था के कारण समाज में व्याप्त वर्ण भेद के कारण अन्य किसी भी प्रकार की राजनीतिक स्वाधीनता प्रभावी नहीं हो सकती है, क्योंकि जाति भेद अच्छे लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं होने देते हैं।
स्त्रियों की स्वाधीनता। स्वाधीनता का चौथा महत्वपूर्ण आशय ग्रहण करते हुए प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया था कि समाज की स्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान किए बिना कोई भी अन्य स्वतंत्रता अपूर्ण ही मानी जाएगी, क्योंकि किसी भी समाज के अपेक्षित विकास तथा उन्नति के लिए स्त्रियों की पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता की श्रृंखलाओं से मुक्ति अत्यंत आवश्यक है। दलित मुक्ति। समाज में परंपरागत रूढ़ियों के आधार पर प्रचलित छुआछूत की भावना को हमेशा के लिए समाप्त करने को प्रेमचंद ने स्वाधीनता को एक अन्य महत्वपूर्ण आशय के रूप में ग्रहण किया था। प्रेमचंद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के लेखन को दलित मुक्ति के प्रयास के लिए ही समर्पित कर दिया था। दिमागी गुलामी से स्वाधीनता। मस्तिष्क या बौद्धिक स्वतंत्रता भी को प्रेमचंद ने स्वाधीनता का एक महत्वपूर्ण आशय माना था। उनके लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता से पूर्व व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मानसिक गुलामी से मुक्ति के रूप में ग्राह्य थी, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति की दिमागी स्वाधीनता आवश्यक शर्त है। मजदूरों की शोषण दमन से मुक्ति। प्रेमचंद ने किसानों की स्वाधीनता तथा शोषण मुक्त के साथ ही मजदूरों की स्वाधीनता का भी स्वप्न संजोया था। इसीलिए उन्होंने स्वाधीनता के एक अन्य आशय के रूप में मजदूरों की शोषण व दमन से मुक्ति का संदर्भ भी ग्रहण किया था, क्योंकि सभी प्रकार के शोषण से पूर्णतः मुक्त समाज ही एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है। अतः प्रेमचंद की राष्ट्रवाद की अवधारणा पूर्ण रूप से स्वाधीनता के संदर्भ पर ही केंद्रित है, क्योंकि स्वाधीनता के साथ साथ ही राष्ट्रवाद का अर्थ भी उनके लिए उतना ही विस्तृत तथा व्यापक है। प्रेमचंद की जब यह राष्ट्रधर्मी चेतना सामाजिक चेतना से मुक्त संयुक्त होती है तो वो मानव धर्मी बनकर प्रकट होती है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का सजीव चित्रण किया है और उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ विदेशियों को देश से बाहर करके आत्म परिष्कार करना था। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते समय उन्होंने प्राय अंग्रेजी कूटनीति तथा भारतीयों के प्रति उनका दृष्टिकोण, स्वराज के लिए किए जाने वाले प्रयास, स्वदेशी तथा शराबबंदी जैसे आंदोलन में भाग लेकर संघर्ष करने वाले लोगों के साथ स्वाधीनता आंदोलन के प्रति सभी वर्गों के विचारों को भी उजागर किया है। अपनी अधिकांश चिंता कहानी में जानवरों के माध्यम से प्रेमचंद अंग्रेजों की कूटनीति का खुलासा करते हुए चलते हैं, जिसमें टॉमी भी अंग्रेजों की फूट डालो तथा शासन करो की नीति के अनुरूप ही आचरण करता हुआ प्रतीत होता है, तथा जिसके बारे में प्रेमचंद लिखते भी है कि इस प्रकार कूटनीति पर चलने वालों को चांदी नहीं प्राप्त होती और इस नीति पर चलते हुए उन्हें टॉमी की तरह असफलता ही प्राप्त होती है। प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण में अंग्रेजों की भारतीयों को है तथा निकृष्ट या कहे कि जानवरों से भी बदतर समझ जाने वाली दृष्टि को उजागर करते हुए ऐसी दृष्टि के पक्ष में एक प्रकार के सार्थक घृणा की भावना को उत्पन्न करने का सफल प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के उदाहरण स्वरूप उनकी पत्नी से पति नामक कहानी को लिया जा सकता है, जिसमें पति अंग्रेज सरकार का तो पत्नी कांग्रेस की समर्थक हैं। एक दिन पत्नी जब कांग्रेस के
जलसे में भागीदारी करने के साथ 200 रुपये चंदा भी देती है। तो यहाँ प्रेमचंद पति के हिंदुस्तानी होने पर शर्मिंदा होने तथा पत्नी को हिंदुस्तानी होने पर गौरव अनुभव करने की बात के आधार पर इन दोनों के चरित्र को उजागर करने का प्रयत्न करते हैं। इस कहानी में पत्नी अपने पति की अवहेलना तथा तिरस्कार करते हुए अपनी कटु बातों के आधार पर उसके हिंदुस्तानी होने पर गर्व न करने की भावना को उजागर करते हैं। तो यहाँ प्रेमचंद वास्तव में पति जैसे चुट्टे व चमचे व्यक्तित्व चरित्र को सामने लाने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में एक स्थान पर पति को अंग्रेजी अधिकार से गाली सुनते हुए भी दिखाया गया है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी हिमायती लोगों के प्रति जब अंग्रेजों का व्यवहार इतना कटु है तो अन्य भारतीय के प्रति उनका अत्यंत अमानवीय व्यवहार होना स्वाभाविक ही है। इस्तीफा कहानी में भी फतह चंद नामक पात्र के चरित्र तथा उसके व्यवहार के माध्यम से प्रेमचंद ने अंग्रेज शासन के समर्थक तथा अपने भारतीय लोगों के प्रति अपेक्षा को उजागर किया है। इसके माध्यम से प्रेमचंद का वास्तविक उद्देश्य अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार के प्रति अंग्रेजी शासन के समर्थक लोग के मन में घृणा की भावना उत्पन्न करना तथा स्वाधीनता की लड़ाई में तेजी लाकर भारत को शीघ्र ही स्वतंत्र करना था। दीक्षा नामक कहानी में भी अंग्रेज जज एक भारतीय वकील को बहुत सी गालियां देते हुए दिखाया गया है तथा इसके साथ ही शराबखोरी की आदत को भी अंग्रेजी शासकों द्वारा अमानवीय आचरण करने के लिए बाध्य होने का मुख्य कारण दर्शाया गया है। सुद्रा कहानी के माध्यम से अंग्रेजी एजेंट द्वारा अपने जाल में फंसाकर लाई हुई स्त्री को अंत में अपनी वासना का शिकार बनाने के वास्तविकता को प्रेमचंद अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई इस अफवाह के जवाब स्वरूप दर्शाते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने बाहर की दुनिया में भारतीय के अधिक बर्बर होने की बात का प्रचार किया है। कर्मभूमि में भी मुनि के साथ अंग्रेजों द्वारा किए गए बलात्कार के प्रसंग को भी इसी संदर्भ में लिया जा सकता है। जेल कहानी के माध्यम से जहां प्रेमचंद अंग्रेजी शासन के विरोध हेतु एकजुटता को आवश्यकता को दर्शाते हैं, मृदुला के माध्यम से जिस भावना को अभिव्यक्त करते हैं वह दिनों दिन अमानवीय होती जा रही अंग्रेज सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है, जिसमें भारतीय लोगों में आत्मसम्मान तथा एकता के अभाव की स्थिति को उजागर किया है। इन कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुटता के साथ खड़े होने का कौशल सिखा रहे हैं। चकमा नामक कहानी में भी प्रेमचंद ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए जाने वाले अपने ही भारतीय लोगों के विश्वासघात को दर्शाया है, जिसका पात्र चंदूमल कांग्रेसियों का विश्वास पात्र होने के बावजूद उनके ही विरुद्ध गवाही देते हैं। इस प्रकार की कहानियों के आधार पर प्रेमचंद तत्कालीन समाज के लोगों के आत्ममूल्यांकन की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। शांति कहानी की नायिका श्यामा हालांकि एक बार तो अपने पति की प्रेरणा के कारण आधुनिका बन जाती हैं, किंतु इस आधुनिकता की वास्तविकता को जानते ही वो पुनः अपने पुराने रूप में ग्रहण करके चरखा चलाना शुरू करती है। तो समाज के वही लोग जो उसे आधुनिक
बनाने पर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। चरखे को लेकर हीनता बोझ से ग्रस्त रहते हैं। अतः इस कहानी के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वदेशी अपनाने के व्रत को धारण करने की भावना के साथ अपने लोगों की स्वदेशी के प्रति है मानसिकता को उजागर करने का प्रयास भी बखूबी करते हैं। प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश रचनाओं में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक भी न मानकर उन्हें पात्र गुलाम मान जाने की भावना को उजागर किया है। उनकी इसी मनुष्य विरोधी भावना का वर्णन करते हुए प्रेमचंद इससे भी आगे बढ़ते हुए स्वराज के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का वर्णन अपनी समर यात्रा में करते हैं, जिसमें नोहरी का चरित्र चित्रण उनकी कलात्मक तथा संवेदनशीलता का जीता जागता प्रमाण है। इसमें वृद्धा होने के बावजूद अत्यधिक उत्साह है तथा वह सत्याग्रहियों का पूरा साथ देते हुए अपने व्यक्तित्व के माध्यम से भारतीयों के हृदय में सुप्त गौरव भावना को जागृत करने का कार्य करती है। तो जुलूस कहानी में भी नायक इब्राहिम अली को देश हित में प्राण देने वाले तथा बीरबल सिंह द्वारा पत्नी के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने पर बाधा खड़ी करने की स्थिति को प्रेमचंद दर्शाते हैं। प्रेमचंद इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के लिए भारतीय में अंग्रेजों के विरोध के लिए एकता होनी अनिवार्य है, क्योंकि विभाजित होकर कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जेल कहानी इसका सशक्त प्रमाण है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भारतीय जनता के पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की भावना को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी को अपनाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। सुहाग की साड़ी, पत्नी से पति, तावान, चकमा, आहुति, शांति, दीक्षा, शराब की दुकान, तमेको आदि कहानियों में स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय व्रत के रूप में चित्रित किया गया है। इसके साथ ही इन कहानियों में शराबबंदी के साथ नारियों की उत्सर्ग भावना को चित्रित करके प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के चित्रण में भी रचना कला का एक उदात्त रूप प्रस्तुत किया है। राष्ट्रवाद का चित्रण। प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार थे जो स्वाधीनता जैसे गंभीर विषय पर बेहद ही सतर्क तथा आलोचनात्मक समीक्षा को ग्रहण करके उसे बखूबी चित्रित करने में सक्षम थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारतीयों को एकजुट होने तथा पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने के मध्य आने वाली कुछ समस्याओं तथा कमजोरियों को उजागर करके उन्हें दूर करने के उपायों का चित्रण कानूनी कुमार, सती, समर यात्रा, आहुति, मेको, हिंसा परमो धर्म, जिहाद, मुक्ति, धन एवं पंच परमेश्वर जैसी कहानियों में किया है। स्वाधीनता आंदोलन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य था कि लोग धार्मिक कट्टरताओं की सीमा रेखा से निकलकर संकीर्ण राष्ट्रवादी दृष्टि का परित्याग करें। इसलिए प्रेमचंद ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान विकसित होने वाले संकीर्ण राष्ट्रवादी भावनाओं को केंद्र बनाकर आहुति तथा बोडम जैसी कहानियाँ लिखी है। आहुति नामक कहानी में प्रेमचंद ने स्वयंसेवकों के त्याग का वर्णन करते हुए इसकी नायिका द्वारा अत्यंत गहराई तक बेधने वाला प्रश्न स्वराज के संदर्भ में खड़ा किया है। बोडम कहानी में मालदार लोगों के साथ ही एक बड़ा शोषित वर्ग भी आज़ादी के दीवानों को बोडम ही समझता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शोषित मध्य वर्ग भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए शासकों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन को प्राप्त करने के लिए
अपने देश के लोगों के साथ धोखा भी कर सकता है। ब्रह्मा का स्वांग नामक कहानी में प्रेमचंद उसके प्रमुख पात्र के माध्यम से अपने संशयों को भी एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसी कहानी का नायक स्त्रियों द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष होने की बात के कारण दिखावे के लिए स्वयं भी इस आंदोलन में शामिल होने की बात कहता है, तो उसके संकीर्ण विचारों को पत्नी, जो छुआछूत की भावना में अत्यधिक विश्वास करती है, वह भी पति का हृदय परिवर्तन होते ही अपनी शुद्ध बुद्धि विस्मृत करके तन मन से देश की सेवा करती हैं तथा अछूतों को घर में सम्मान देने लगती है। किंतु यह बात उसके पति को अच्छी नहीं लगती और वह दिखाने के लिए स्वाधीनता आंदोलन में भी राष्ट्रीयता के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है, जो कि अपने वर्चस्व को दृढ़ कर रखने के लिए अनेक प्रकार की साजिशों में शामिल होता है। प्रेमचंद के लिए यह एक प्रकार का चिंता का विषय है कि इस देश के समृद्ध जमींदार, राजे रजवाड़ों से संबंधित लोग तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति अपने ही देश के गरीब भाइयों की उन्नति तथा उसके विकास के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। आहुति तथा ब्रह्म का स्वांग नामक कहानियों के साथ ही प्रेमचंद ने अपनी उपन्यास गबन में भी इन्हीं विचारों को देवी दिन के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। प्रेमचंद एक उन्नतशील राष्ट्रवाद के मार्ग में जाति व्यवस्था की मानसिकता को अत्यंत हानिकारक मानते थे, इसलिए वे जाति व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंकना अपना प्रमुख उद्देश्य मानते थे। इसकी अनिवार्यता को दर्शाने के लिए सौभाग्य के कीड़े नामक कहानी में प्रेमचंद यह चित्रित करते हैं कि ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के घर में पैदा होना आवश्यक नहीं है। वास्तव में व्यक्ति अपने शील, विनय तथा आचार, प्रेम व विद्या आदि गुणों के आधार पर ही ब्राह्मण कहलाने के लिए योग्य है। मुक्ति मार्ग कहानी में भी प्रेमचंद धार्मिक विद्वेष को भुलाकर आपसी प्रेम भावना तथा भाईचारे की भावना को बनाए रखने का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि धार्मिक द्वेष, अंधविश्वास तथा कुरीतियों राष्ट्र की प्रगतिशीलता के मध्य बहुत बड़ी बाधा है। दीक्षा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद राष्ट्र की नेतृत्व करने वाले लोगों के गंभीर आचरण तथा उन्हें आदर्श बनाए रहने की भावना को व्यक्त करते हैं। किंतु यदि नेतृत्वकारी व्यक्ति ही स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा, तो वे स्वयं के साथ साथ दूसरों के विनाश को भी आमंत्रित करेगा। अतः प्रेमचंद कथनी व करनी में समानता के हिमायती थे। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी अधिकांश कहानियों के राष्ट्रवाद की व्यापकता के साथ उसमें व्याप्त संकीर्णता की भावना को भी गंभीरता के साथ दर्शाया है। स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद का अंतर्संबंध। प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन के सच्चे साधक थे, अतः उनका अधिकांश लेखन किसी न किसी रूप में इन्हीं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। उनकी यह इच्छा थी कि भारतीय स्वतंत्र होकर अपने समतामूलक सिद्धांत के आधार पर अपना विकास स्वयं करें, जिसे उन्हें सन 1930 ईस्वी में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे एक पत्र में अभिव्यक्त किया था, जिनका प्रकाशन मई सन 1999 में हंस पत्रिका में हुआ था। प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम के एक प्रतिबद्ध सिपाही के रूप में प्रकट होते हैं। प्रेमचंद के लेखन के समय ही स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम रूप में विद्यमान था और इसकी बड़ी सफलता के उपरांत राष्ट्रवाद एक अनिवार्य शस्त्र बनकर सामने उभरा। यह राष्ट्रवाद का वही एक रूप था जिसमें लाखों लोग भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन से सब कुछ त्याग कर कूद पड़े थे।
अशोक का एकमात्र लक्ष्य था अपने देश भारत की अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति करना। इसके लिए यह आवश्यक था कि साहित्यकार भारत में रहने वाले लोगों के मन में देश के लिए मर मिटने की भावना को उत्पन्न करें, और यही कार्य प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद के साथ अर्थ स्वाधीनता आंदोलन से एक नया अर्थ प्राप्त करते हुए अपनी कहानियों के माध्यम से राष्ट्रवाद का स्वाधीनता संग्राम को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। इसी आधार पर उन्होंने पत्नी से पति, समर यात्रा एवं जुलूस जैसी कहानियों में राष्ट्रवाद का आश्रय स्वाधीन आंदोलन को बल देने के लिए किया। इसका एक उदाहरण समर यात्रा कहानी सत्याग्रहियों द्वारा गाए जाने वाला यह गीत है। एक दिन वो था कि हम सारे जहां से फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं, एक दिन वो था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। इस प्रकार से नोहरी भी राष्ट्रवाद की भावना से भरी हुई स्वाधीनता आंदोलन की सफलता की कामना करती हैं, तो आहुति की नायिका भी ऐसी स्वाधीनता का स्वप्न संजोती है जिसके आधार पर एक सत्तामूलक समाज का निर्माण किया जा सके तथा जिसमें किसी के साथ ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए आहुति की यह नायिका संकीर्ण राष्ट्रवाद के सशक्त विरोध करती हुई प्रतीत होती है तथा इस संकीर्ण राष्ट्रवाद को ही प्रेमचंद ने आधुनिक समाज का एक कोड भी माना था, क्योंकि राष्ट्रवाद उनके लिए उतना ही सामान्य था कि जबकि वो एक स्वाधीनता आंदोलन को एक सशक्त प्रदान करता है तथा इसमें अधिक सीमा तक वे उस आलोचनात्मक दृष्टि से ही देखता है तथा अतः इस राष्ट्रवाद के रूप में उन्होंने अपनी कहानियों में एक प्रगतिशील विचारधारा को आकार प्रदान किया है। तो इस तरह से हमने प्रेमचंद के बारे में जाना कि प्रेमचंद ने स्वाधीनता के लिए क्या क्या किया है। तो स्वाधीनता आंदोलन के लिए उन्होंने स्वाधीनता का आश्रय लिया है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध किया है, किसानों के स्वाधीनता के लिए लड़ाई की है, सामंतवाद के व्यापक भारतीय समाज की मुक्ति के लिए किए हैं, स्त्रियों की स्वाधीनता के लिए किए हैं, दलित मुक्ति के लिए भी किए हैं, दिमागी गुलामी की स्वाधीनता के लिए भी, मजदूरों की शोषण दमन से मुक्ति के लिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया है। तो इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार का चित्रण करके राष्ट्रवाद का चित्रण भी किया है। तो इस तरह से हम इस पाठ को यहीं पर रखते हैं। आप ज़रूर ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। नमस्ते।